नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज दो खबरों पर हमारी रहेगी नजर, क्योंकि ये ऐसी खबरें हैं जो अगर हम राजनीति की दुनिया में देखें तो सियासी फायदे के तराजू में बीजेपी इन खबरों को तौल रही है। जी हां, एक तरफ जितिन प्रसाद, जो कि यूपी में कांग्रेस पार्टी के नेता थे, उन्होंने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। क्या कुछ कहा कांग्रेस पार्टी के बारे में, व्यक्ति विशेष की पार्टी में काम नहीं करना, ये सब आपको बताएंगे। तो दूसरी तरफ राजस्थान के सचिन पायलट भी उतनी ही चर्चा में रहे। सोशल मीडिया में दिन भर ये खबरें खूब चलती रही। दरअसल आखिर सवाल ये उठता है कि अगर आपका संगठन यानी बीजेपी का संगठन यूपी में पहले से ही मजबूत है, तो ये आयातित करने यानी इंपोर्ट किए हुए नेताओं को लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो दूसरी तरफ सवाल कांग्रेस पार्टी के सामने भी बड़ा है। देखिए, आज सियासत की दो तस्वीरें आई, एक विश्लेषण करने वाली और दूसरी कांग्रेस के चिर परिचित अंदाज वाली। प्रसाद परिवार की तीसरी पीढ़ी का कांग्रेस से मोह भंग हुआ और भारतीय जनता पार्टी में सियासी पारी शुरू की। ठीक उसी वक्त राष्ट्रीय फलक पर कांग्रेस में जान फूंकने के लिए राहुल गांधी ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री पर हमला बोल रहे थे, तो उत्तर प्रदेश में सियासी जमीन खोज रही प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर प्रचंड प्रहार किया। कांग्रेस के हल्ला बोल से निपटने के लिए क्या जितिन प्रसाद को बीजेपी ने अपने खेमे में शामिल करवाया? सवाल कई है। गांधी परिवार के करीबी ने क्यों छोड़ी पार्टी? जितिन प्रसाद के बीजेपी प्रेम की इनसाइड स्टोरी। हाथ का साथ छोड़ने के पीछे वाली सोच का सच क्या? क्या मोदी शाह के चक्रव्यूह में फंस गई कांग्रेस? जितिन प्रसाद की इन तस्वीरों की व्याख्या दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक हो रही है। व्याख्या के कुछ बिंदु हैं, उसे सुनिए। बिंदु नंबर 1, उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण वोट। बिंदु नंबर 2, प्रियंका राहुल पर चोट। बिंदु नंबर 3, मनोवैज्ञानिक रणनीति। बिंदु नंबर 4, कांग्रेस के कोर वर्कर्स को संदेश। इन बिंदुओं पर सियासी चर्चा की वजह आपको इन तस्वीरों में मिल जाएगी। आपको जितिन प्रसाद की सियासी पकड़ को समझनी होगी। 9 जून 2021 से पहले तक जितिन प्रसाद ने हाथ का साथ थामकर लंबी सियासी पारी खेली। कांग्रेस पार्टी ने सांसद से लेकर मंत्री बनाया। पिता राजीव गांधी के करीब थे, तो जितिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के भरोसेमंद लोगों में थे। लेकिन वक्त बदला, तारीख बदली, तो जितिन प्रसाद की सियासी पहचान बदल गई। कल तक राहुल और प्रियंका के साथ घूमते थे, बीजेपी को कोसते थे, लेकिन अब वो बीती बात है, क्योंकि अब वो बीजेपी के साथ खड़े हैं। अगर आप अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, उनके लिए काम नहीं आ सकते, तो आपका राजनीति और दल से में रहने में क्या औचित्य? तो यही मेरे मन में, और चाहे वो देश हित हो, चाहे वो प्रदेश हो, चाहे वो जिला हो, अगर आप अपने लोगों के उपयोग नहीं आ सकते, उनके सहायता के लिए आप मौजूद नहीं हो सकते और आपके इस लायक नहीं हैं कि आप अपनी जनता के हितों की रक्षा कर पाएं, तो वो मुझे महसूस होने लगा कि मैं वो कांग्रेस पार्टी में नहीं कर पा रहा हूं। हृदय परिवर्तन की ऐसी हवा चली है कि बीजेपी अच्छी लगने लगी। यूपी चुनाव से पहले जितिन प्रसाद पार्टी से मिली सियासी जमीन भूल गए और चोला बदल दिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में मंच पर बीजेपी की सदस्यता ली और जेपी नड्डा के हाथों से गुलदस्ता कबूल किया। जितिन प्रसाद का बीजेपी में जाना क्यों चुनावों से पहले कांग्रेस को झटका माना जा रहा है? जितिन प्रसाद ब्राह्मण वोटों को प्रभावित कर सकते हैं। गांधी परिवार के करीबी रहे हैं, राहुल और प्रियंका से निजी संबंध रहे हैं। कांग्रेस को घेरने में बीजेपी उनको सामने करेगी। ऊपर से कांग्रेस की अपने नेताओं के पलायन की किरकिरी। इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद कांग्रेस का बड़ा चेहरा माने जाते थे, लेकिन अब बीजेपी का कितना वोट बैंक बढ़ाएंगे, ये यूपी चुनाव के नतीजे तय कर देंगे। जितिन प्रसाद की बीजेपी में एंट्री को सियासी जानकार ब्राह्मण वोट बैंक से जोड़कर देख रहे हैं। 2019 चुनाव से पहले भी प्रसाद के बीजेपी में शामिल होने की खबरें आई थी, लेकिन तब पार्टी परिवर्तन नहीं हुआ था। 2021 में हो गया। तो क्या ब्राह्मण फैक्टर है? इसे आप चुनावी नतीजों के चश्मे से समझ सकते हैं। CSDS के सर्वे के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में 83% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया। 2017 के विधानसभा चुनाव में 80% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट दिया।
2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 72% ब्राह्मणों ने वोट किया, यानी ब्राह्मण बीजेपी का कोर वोटर है। लेकिन सवाल ये भी है कि जितिन प्रसाद से पहले रीता बहुगुणा जोशी ने भी 2017 चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थामा था। वो भी ब्राह्मण चेहरा है, लेकिन कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने के बाद रीता बहुगुणा जोशी का सियासी ग्राफ आज कहां है? योगी सरकार में मंत्री रही, लेकिन 2019 में सांसद बनने के बाद मोदी सरकार में मंत्री की जगह नहीं मिली। यानी चुनावी मौसम में नेताओं का इधर से उधर जाना शुरू हो गया है और इसकी शुरुआत बीजेपी ने कर दी है। दिल्ली से मौसमी सिंह, हिमांशु मिश्रा और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। तो जितिन प्रसाद तो कांग्रेस की नैया छोड़कर निकल गए, बीजेपी में आ गए, लेकिन ऐसे एक पूरी लिस्ट है ऐसे नेताओं की जो दरअसल पार्टी में नाराज चल रहे हैं, जिन्हें G23 भी कहा जाता है। उसी में हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले गुलाम नबी आजाद का चेहरा आप देख रहे हैं, आनंद शर्मा का चेहरा आप देख रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनीष तिवारी, कपिल सिब्बल, विवेक तनखा, नवजोत सिंह सिद्धू। वहां लड़ाई चल रही है अलग, 2 दिन पहले सुलझाने की कोशिश हुई। सचिन पायलट, अशोक गहलोत की कहानी खत्म नहीं हुई है ऐसा माना जा रहा है झगड़े की। मिलिंद देवड़ा, वो भी कई बार ऐसा कुछ लिख देते हैं सोशल मीडिया पर जिसकी वजह से चर्चा शुरू हो जाती है कि ये तो शायद बीजेपी में आने वाले हैं। वहीं बिछड़े बारी बारी अब हम आपको दिखा देते हैं कौन कौन से ऐसे नेता हैं, देखिए, जो छोड़कर निकल गए हैं पार्टी में। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं जयंती नटराजन, उसी के साथ जी.के. वासन, ज्योतिरादित्य सिंधिया, टॉम वडक्कन प्रवक्ता थे और पार्टी के लिए खूब लड़ते थे टीवी पर, वो भी निकल गए। उसके बाद देखिए रंजीत देशमुख, चौधरी बीरेंद्र सिंह अब हम आपको दिखा रहे हैं, और इसी के साथ रीता बहुगुणा जोशी, जितिन प्रसाद। ये यूपी के 2 नेता जो कि पिछले चुनाव के पहले रीता बहुगुणा निकली और अब जितिन प्रसाद को देख रहे हैं। और अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कांग्रेस का प्रदर्शन गिरता रहा। हर चुनाव का हम आंकड़ा आपको देख रहे हैं। 1971 से जब 352 सीटें आई थी, वहां से शुरुआत कर रहे हैं आपको। उसके बाद से 1977 का हम आपको दिखाते हैं कि क्या 154 पर आप फिसले थे, नैया यहां पर कैसे नीचे आई। उसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं 1980 353 सीटों पर गए, फिर 1984 में 414 पर गए। 84 आपको याद होगा, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो तस्वीर बनी थी और जो वहां पर वोट आए। 1989 हम उसके बाद दिखा रहे 197 पर पहुंचे। 244 अगला दिखाइए, 1991 में 244 सीटें आई और उसके बाद से 1996 में 140, 1998 में 141, 1999 में 114। जल्दी जल्दी आंकड़े दिखाइए। 1996 का आपने देख लिया 140, 1998 में लगभग 141 सीटें, 1999 में 114 सीटें आई थी और फिर 2004 पर पहुंची जहां पर 145 सीटें 145 सीटें आई थी कांग्रेस पार्टी को। उसके बाद 2009 में 206 सीटें, ये दोनों ही 2004 में भी उन्होंने सरकार बनाई थी गठबंधन की और 2009 में भी यूपीए की सरकार बनाई थी। लेकिन फिर 2014 के बाद से जो हाल बदला है वो आप देख रहे हैं, कैसे 2014 में 44 सीटों पर सिट कर और इस बार सिमट गई 53 सीटों पर। तो कुल मिलाकर ये तस्वीर। कांग्रेस के बागी बीजेपी के साथी, पहले ज्योतिरादित्य अब जितिन। कांग्रेस पे अगला नंबर किसका? कांग्रेस नेताओं के भरोसे बीजेपी। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के प्रस्थान से भारतीय जनता पार्टी की विस्तार की सियासी धार का बड़ा टेस्ट बाकी है। देश के नक्शे पर मोदी शाह की जोड़ी के नेतृत्व में बीजेपी का कुनबा बढ़ा है और सोनिया राहुल कांग्रेस का गढ़ बचाने और बढ़ाने में नाकाम रहे। 7 दशकों में ऐसा पहली बार है कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी की अपने बलबूते पर सिर्फ और सिर्फ 3 राज्यों में सरकार बची है। बावजूद इसके कांग्रेस में टॉप लीडरशिप की लाइन स्पष्ट नहीं है। सोचिए, बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत के अभियान में जुटी हुई है और कांग्रेस बिना सटीक रणनीति के बीजेपी को परास्त करने का दम भर रही है। 2 साल से पार्टी में अध्यक्ष पद की कुर्सी खाली है और एक के बाद एक नेताओं का पार्टी छोड़ना जारी है। देखिए, अब उनकी मर्जी, हम कुछ कह नहीं सकते। उनको भी यहाँ भी भविष्य था। अब पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी थे, लेकिन ये जाना
अच्छा नहीं था, क्योंकि उनके पिताजी भी कांग्रेस में पहले से थे, रहते हुए भी आज ऐसा डिसीजन लिया, अनफॉर्चुनेट। बीते साल कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। सुनिए क्या कहा था कांग्रेस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तब। मन व्यतीत है और मन दुखी भी है। जनसेवा का लक्ष्य की पूर्ति आज उस संगठन के माध्यम से नहीं हो पा रही है। वर्तमान में जो स्थिति कांग्रेस पार्टी में है, वो कांग्रेस पार्टी आज नहीं रही जो पहले थी। सिंधिया के सियासी दांव से मध्य प्रदेश में कमलनाथ की कुर्सी चली गई थी, तो कुछ दिन बाद राजस्थान में नई खटपट शुरू हुई। अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट का झगड़ा पूरी दुनिया ने देखा। किसी तरह कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब रही, लेकिन अभी भी सब कुछ ठीक नहीं है। सचिन पायलट का मामला अभी भी उलझा हुआ है, ये दावा भी कांग्रेस के नेता भंवर जितेंद्र सिंह ने किया। मेरे ख्याल से सचिन पायलट साहब नहीं मानने की तो कोई बात ही नहीं है। जो भी कोई बात हुई होगी हाईकमांड से या जो इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी से जो भी है, उनको पूरा जरूर, जो अगर कोई बात हुई है तो उसको जरूर पूरा भी करना चाहिए, उसके लिए बात नहीं है। और मेरे ख्याल से उनने वो बात उठाई है तो उसके अंदर कोई बुरे मानने की बात नहीं है कि कोई बात है तो उनको पूरा नहीं करी है तो वो बात उठा सकते हैं। क्या सचिन पायलट भी ज्योतिरादित्य की राह पर चलेंगे? ऐसे सवाल सियासी गलियारे में गर्म है, तो पंजाब में भी नवजोत सिंह सिद्धू बनाम अमरिंदर सिंह का झगड़ा दिल्ली तक पहुंच चुका है। हमारी इनर पार्टी डिस्कशंस है एंड आई डोंट प्रपोज टू शेयर इट विद यू। नंबर वन जो है ये बिकॉज हमारी 6 महीने के अंदर इलेक्शनें आ रही हैं एंड दिस इज इंट्रोस्पेक्शन जो हम अपनी पार्टी में करते हैं और वो ही किया है। साल 2019 के बाद से ही कांग्रेस अंतरकलह से जूझ रही है। कुछ महीने पहले ही कांग्रेस पार्टी में विद्रोह की आवाज उठी। 27 फरवरी को कांग्रेस के 7 सीनियर नेताओं ने, जिसमें गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मनीष तिवारी, विवेक तनखा और राज बब्बर एक साथ मंच पर दिखे। जम्मू में शक्ति प्रदर्शन के साथ ऐलान किया कि पार्टी कमजोर हो रही है, वो इसे मजबूत बनाने के लिए साथ आए हैं। पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि बुजुर्ग से लेकर युवा तक कई बड़े नेता पार्टी से नाराज बताए जाते हैं। कांग्रेस संगठन में बदलाव की आवाज बीते साल पार्टी के 23 नेताओं ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर उठाई थी, फिर भी कुछ नहीं बदला। यानी पार्टी बदहाल है। जमीन पर उसके पास ना वर्कर्स बचे हैं और ना धुरंधर नेता पार्टी के फैसलों से खुश हैं। तो क्या एक जमाने में जो ब्रांड गांधी कांग्रेस को जोड़कर रखता था, अब वैसा करिश्मा गांधी परिवार के नेतृत्व में नहीं है, या फिर राजनीति में सुचिता और संस्कारों के मायने बदल गए हैं? आज तक ब्यूरो। तो इन कांग्रेस पार्टी के नेताओं का हृदय परिवर्तन या बीजेपी का प्लान तोड़ फोड़? वैसे ये सब कुछ अगर आपको याद हो बंगाल में भी चुनाव से पहले हुआ था, वहां पर भी हृदय परिवर्तन का दौर चल रहा था। टीएमसी से लोग टूट रहे थे, आकर सीधे बीजेपी में पहुंच रहे थे। लेकिन इन सब के बीच क्या नतीजे बंगाल के चुनाव के हुए, वो भी आपने, क्या दल बदलुओं के सहारे चुनाव जीते जा सकते हैं? अब देखिए ना, कहा जा रहा है कि जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं बीजेपी के अंदर ही, कई ऐसे टीएमसी के पुराने नेता हैं जो यहाँ आए थे और जो बीजेपी के पुराने हैं, उनमें अंतरकलह यानी लड़ाई हो रही। क्या इसी अंतरकलह पर पर्दा डालने के लिए राष्ट्रपति शासन की मांग की जा रही है? देखिए। ममता बनर्जी की प्रचंड जीत के बाद बंगाल की राजनीति में बने नए समीकरण को 3 तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। पहली तस्वीर, दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ शुभेंदु अधिकारी के साथ सियासी मंत्रणा की। दूसरी तस्वीर, बंगाल बीजेपी की अहम मीटिंग से गायब मुकुल रॉय, शमिक भट्टाचार्य और राजीव बनर्जी की। और तीसरी तस्वीर, अभिषेक बनर्जी के सियासी एक्शन की। सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी के दिल्ली दौरे से जुड़ी खबर। जिस वक्त दिल्ली में शुभेंदु बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की वकालत कर रहे थे, ठीक उसी वक्त बंगाल बीजेपी में
सब कुछ ठीक नहीं होने जैसी सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। अभी टीएमसी से शुभेंदु पर कोई रिएक्शन आता, उससे पहले ही टीएमसी से बीजेपी में आए राजीव बनर्जी ने मोर्चा खोल दिया। इशारों इशारों में इस विरोध के सियासी मायने तलाशे जाने लगे। रही सही कसर बंगाल बीजेपी में 3 बड़े नेताओं की गैर हाजिरी और बंगाल बीजेपी के नेताओं में आपसी खींचतान ने पूरी कर दी। लेकिन बीजेपी कह रही है कि पार्टी में ऑल इज वेल है। अगर अभिषेक बैनर्जी के स्टेटमेंट के बारे में हम लोग इम्पोर्टेंस दें कि उन्होंने कहा कि काफी सारे जो तृणमूल नेता है वो बीजेपी के नेता है वो तृणमूल कांग्रेस के साथ संपर्क में है, इस कमेंट को आप कैसे देखते हैं? बचकाना बात है और कुछ नहीं। बचकाना बात है और कुछ नहीं। अर्जुन सिंह का कहना है कि अभिषेक बैनर्जी का क्या कहना है कि जो बीजेपी के नेता है वो टीएमसी के नेताओं से संपर्क में है। ये जो बात है वो बिल्कुल सही नहीं है। मुकुल रॉय को लेकर बंगाल में सियासी बाजार गर्म है। वजह है मुकुल रॉय की पत्नी को देखने के लिए अभिषेक बैनर्जी का वहां जाना। खबरें ये भी आई कि मुकुल रॉय नाराज हैं। इसी नाराजगी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने मुकुल रॉय से फोन पे बात की थी। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी के कई बड़े नेता संपर्क में हैं, तो कई नेता पार्टी में वापसी चाहते हैं। अभिषेक बैनर्जी ने भी बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग को लेकर बड़ी बात कही। बोले, बीजेपी पहले अपने घर की चिंता करे, बंगाल की तो दूर की बात है। দেখুন কে কি ফেসবুক পোস্ট করেছে আমার জানা নেই, আমি দেখিনি। তবে যা আপনাদের থেকে শুনছি, বিজেপিকে অনুরোধ করব নিজেরা বসে আগে নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব অন্তর্কলহ মেটান, তারপর তৃণমূলের বিরুদ্ধে কথা বলবেন। बंगाल की सियासी पिक्चर का संदेश यही है कि बीजेपी के हर प्लान से निपटने के लिए टीएमसी का होमवर्क पूरा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी को पार्टी के अंदर मची खींचतान से पार पाना है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीधा जगदीप धनखड़ जी जुड़ रहे हैं, राज्यपाल पश्चिम बंगाल। राज्यपाल जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि लगातार नेताओं की फहरिस्त एक पहुंच रही है, दिल्ली पहुंच रहे हैं बीजेपी के कई नेता ये शिकायत करते हुए कि हिंसा की परिस्थितियां हैं, राष्ट्रपति शासन की परिस्थिति बन गई है। क्या है बंगाल की स्थिति, क्या बताएंगे आप हमारे दर्शकों को? 10 मई को, 17 मई को, 24 मई को 3 कैबिनेट मीटिंग हुई। आप अंदाजा नहीं लगा सकती, एक भी कैबिनेट मीटिंग के अंदर इस मामले का विस्फोट नहीं किया गया। माननीय मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दिया, अधिकारियों को चेतावनी नहीं दी, जैसा मैंने अनुरोध किया था। मैंने कहा था पुलिस प्रशासन को चेतावनी दीजिए, उनके इलाके में वायलेंस होगा, दे विल बी हेल्ड अकाउंटेबल। कुछ नहीं किया, कोई अधिकारी नहीं गया, कोई मंत्री नहीं गया और कोई राहत नहीं दी गई। 2 दिन पहले जब मैंने मुख्य सचिव को बुलाया, इश्यूज मैंने फ्लैग की, वो मेरे से मिले, 1.5 घंटा करीब रहे, कोई तथ्य उन्होंने नहीं दिए। अब आप मुझे बताइए, लाखों लोगों का एक्सोडस होना, करोड़ों की संपत्ति नष्ट होना, एक ही बात पर लोगों को प्रताड़ित करना, प्रजातंत्र में वोट देने की कीमत अपने जीवन से देते हैं और कान पर जूं तक नहीं रेंगी है। ऐसी परिस्थिति में जब मैंने जाने का फैसला किया तो सरकार ने बहुत रोकने की कोशिश की, हेलीकॉप्टर नहीं दिया, एक प्रशासनिक आदेश को बताया कि गवर्नर राजभवन से हमसे पूछकर ही निकलेगा। मेरा इरादा था 10 दिन तक प्रांत में जाने का। 3 दिन के बाद चूंकि 16 मई को कंप्लीट लॉकडाउन हो गया, तो बचा हुआ काम मैं लॉकडाउन उठने के बाद करूंगा। आपने पूरी परिस्थिति को समझा है और आप उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। अब मेरा सवाल जो है राज्यपाल जी, वो बहुत बड़ा है और वो ये है कि आपकी भूमिका क्या है फिर? अगर आप कह रहे हैं कि ऐसी हिंसा है, अब अफसरों पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, तो आपकी भूमिका क्या है? क्या आप राष्ट्रपति शासन की सोच रहे हैं? राष्ट्रपति शासन लगाने की तरफ बढ़ रहा है पश्चिम बंगाल? देखिए अंजना जी, मेरा प्रयास रहेगा कि सरकार सही रास्ते पर आए। मेरा प्रयास रहेगा सरकार कानून के रास्ते से चले। 17 मई का दिन बहुत भयानक था। 17 मई का दिन दुनिया के किसी भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए काला दिवस था। राज्य की मुख्यमंत्री,
जो गृह मंत्री हैं, जिन्होंने संविधान के तहत और कानून के तहत काम करने की शपथ ले रखी है, वो सीबीआई दफ्तर में स्टॉर्म करती हैं, 6 घंटे वहां कैंप करती हैं, वहां से वीडियो कॉन्फ्रेंस से कैबिनेट कमेटी मीटिंग अटेंड करती हैं और वहां जाकर क्या कहती हैं, इन 4 लोगों को जिन पर मेगा करप्शन केस का आरोप है, इनको छोड़ो और नहीं छोड़ो तो मुझे अरेस्ट करो। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि ऐसा सीन हो सकता है? और बाहर का नजारा क्या था? कलकत्ता पुलिस आराम से देख रही है, लोग दफ्तर को सीज में डाल देते हैं, सब आपने देखा होगा तांडव नृत्य, सीएपीएफ के ऊपर अटैक हो रहे हैं। उस परिस्थिति में मैंने कलकत्ता पुलिस कमिश्नर को फोन किया, उन्होंने मुझे कहा 144 इज नॉट इम्प्लीमेंटेबल। यही काम लोग मुझे कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत से लोग मुझे कहते हैं गवर्नर ये तो पश्चिम बंगाल है, और किसी राज्य का मुख्यमंत्री यदि ऐसा करता तो देश का मीडिया पता नहीं क्या उजागर करता। आप 4th पिलर के बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। लेट 4th पिलर नॉट फेल डेमोक्रेसी इन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। राजभवन के गेट के बाहर 17 और 18 मई को जहां प्रोहिबिटरी ऑर्डर हैं, राजभवन का मेन एक्सेस है, वहां क्या तांडव नृत्य हुआ। ऐसी परिस्थिति में मैं सरकार से लगातार गुजारिश कर रहा हूं कि आप कानून के रास्ते से चलें, पार्टीजन अप्रोच को छोड़ें, ब्यूरोक्रेसी और पुलिस प्रशासन के ऊपर राजनीतिक शिकंजा हटा दें, उनको नियमानुसार काम करने दूं। देखिए राज्यपाल जी, आपने बीच में कहा कि पार्टिजन तरीका छोड़ दे सरकार, लेकिन जो भी शासन में आता है वो अपनी पार्टी और उसकी गतिविधियों को आगे बढ़ाता ही है। मेरा सवाल आपसे दूसरा है, हट केस से, और वो ये है कि क्या आपने कहा मीडिया को दिखाना चाहिए, मीडिया दिखा रहा है सर, इसीलिए हमने आपका ये इंटरव्यू लाइन अप किया था कि आप लोगों को बताएं परिस्थिति, लेकिन अल्टीमेटली अगर परिस्थितियां आपको लग रहा है सरकार नहीं संभाल पा रही है, हिंसा बेकाबू है, तो राष्ट्रपति शासन का फैसला तो आपको लेना होगा। देखिए अंजना जी, राज्यपाल का कोई भी एजेंडा राजनीतिक नहीं हो सकता। राज्यपाल का उत्तरदायित्व है कि वो सरकार के साथ मिलकर संविधान के अनुरूप प्रशासन को चलने में सहायक दे, और मेरा प्रयास लगातार यही रहता है। मैं किसी भी तरीके से अन्य मामले में स्टेक होल्डर नहीं हूं। मेरे विवेकपूर्ण दृष्टि से जो कदम मुझे उठाना है उसकी सार्वजनिक चर्चा नहीं हो सकती, पर मैं आपके माध्यम से सभी को कहना चाहता हूं, मैं न टक्कर में विश्वास करता न टकराव में विश्वास करता। आई डोंट बिलीव इन कन्फ्रंटेशन। मेरा साफ मानस है, लोगों के जख्म पर मलहम लगनी चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जगदीप धनखड़ जी, हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। हालांकि आप कह रहे हैं कि टक्कर और टकराव की स्थिति आप नहीं चाहते हैं सरकार पार्टिजन तरीका छोड़े और काम करे, लेकिन राष्ट्रपति शासन पर आपने कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा। बहरहाल धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बात सहारनपुर में एक नल पर सियासी संग्राम की। जी हाँ, सियासी गदर कथा हम इसे ही इसीलिए कह रहे हैं एक नल पर, क्योंकि 40 साल पुराने एक नल पर तमाम पार्टियां आमने सामने हो गई। कांग्रेस के पार्टी के विधायक पहुंच गए वहां पर विरोध करने के लिए, तो दूसरी तरफ नल के उखाड़े जाने के समर्थन में बजरंग दल के नेता पहुंच गए, हनुमान चालीसा पढ़ने लगे थाने के बाहर। अब भीम आर्मी की एंट्री हुई, वो अपनी तरह से इस पूरे मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। सहारनपुर में एक नल पर इतना गदर क्यों मच गया? सड़क पर लगे 40 साल पुराने नल को क्यों काट दिया गया? क्यों एक नल के लिए कांग्रेस के विधायकों ने धरना दे दिया? क्यों एक नल के लिए बजरंग दल ने कोतवाली को ही घेर लिया? क्यों एक नल के लिए बजरंग दल ने जय श्री राम के नारे लगाए?
क्यों एक नल के लिए भारी पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ गई? क्यों एक नल के लिए कांग्रेस बजरंग दल के बाद भीम आर्मी भी आ गई? सबसे पहले जिस नल को लेकर सहारनपुर में पूरा फसाद खड़ा हुआ है, उस नल के इर्द गिर्द की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में नल को कटर से काटा गया है। ये सरकारी नल मोहल्ला मनिहारन में लगा हुआ था। यहाँ बाजार है, 2 दुकानों के बीच ये नल था। नल सड़क के किनारे लगा हुआ था। 40 साल पुराना ये नल बताया जा रहा है। ये नल कटना शुरू हुआ तो कांग्रेस के 2 विधायक इस नल को बचाने के लिए पूरे लाव लश्कर के साथ पहुंचने लगे, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया। ऐसे में कांग्रेस के विधायकों ने हाईवे पर ही धरना देने की कोशिश की और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिर तो बवाल और शुरू हो गया। राजनीति इस हद तक पहुंच गई कि कांग्रेस नल के पक्ष में और बजरंग दल नल के विरोध में खड़ी हो गई। बजरंग दल ने थाने का घेराव शुरू कर दिया। हनुमान चालीसा का पाठ होने लगा और जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। न तो हिंदू का है न मुसलमान का है, ये इंसानियत का नल था, ये प्यार मोहब्बत का नल था, बेट की जनता का नल था। इसके लिए मैं वहां गया और मुझे बड़ा दुख होया। और मेरे से फिर मैं जब धरने पे बैठ गया, मेरे विधायक जी मेरे साथ थे, मेरे अध्यक्ष मेरे साथ थे, शान मसूद मेरे साथ था। उन्होंने वहां से आश्वासन दिया प्रशासन ने कि कल हम यही नल शुरू कर देंगे। वो नल शुरू करने की उन्होंने बात कही, लेकिन कल जब हिंदूवादी लोग उनके सामने वहां जाकर नल के ऊपर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कौन सा लॉजिक था हनुमान चालीसा पढ़ने का? आप अपने घरों में पढ़िए, आप वहां पर जाकर एक माहौल खराब करना चाहते थे। धरने का थाने में कोई कार्यक्रम नहीं था। कल एक यहाँ नल प्रशासन ने एक व्यवस्था के तहत वो उखाड़ा, क्योंकि सड़क के बीच में आ रहा था, प्रशासन ने वो उखाड़ दिया। और यहाँ के कुछ लोगों ने धरना प्रशासन को दबाव देने के लिए यहाँ धरना दिया था कि प्रशासन हमारे दबाव में होगा, पुनः नल यहाँ लग जाएगा। तो हम केवल एक ज्ञापन देने के लिए कि वो नल वहाँ व्यवस्था को खराब कर रहा था, वो सड़क के बीच में था, वो नल उखाड़ दिया तो आपने ठीक किया। केवल ज्ञापन देने के लिए हम आए थे। हमारा कोई थाने में धरना देने का या कोई हमारा यहाँ औचित्य नहीं था। एसडीएम साहब ना हमारा ज्ञापन ले लिया, हम उसको अपना एक पाठ पढ़ा गया है। हाँ, तो एसडीएम साहब आ रहे थे इतना और बैठे हुए क्या करते? जैसे दूसरे लोगों का कहना है कि नल जो है 40 साल पुराना था, पहले कभी जो है यदि सड़क के बीच में आ रहा है, यदि वो 1000 साल पुराना था, सड़क की व्यवस्था को खराब कर रहा है, तो क्यों नहीं खड़ा जाएगा वो? पुलिस ने मुचलके पर कांग्रेस के विधायकों को फौरन छोड़ दिया, लेकिन तब तक नल की राजनीति और भी सुलझ चुकी थी। कांग्रेस ने बजरंग दल के बीच में आने पर बोलना शुरू कर दिया। ये पानी को हिंदू और मुसलमान न करें। ये लड़ाई ना मुसलमान की है ना हिंदू की है, ये लड़ाई जनहित की है। पानी 60 साल से चलता हुआ नल क्यों रोक दिया गया, क्यों हटा दिया गया बिना किसी कारण के? आपने जाकर के सीधा कटर से उसको नल को काट दिया, जबकि वो जो नल का विरोध कर रहे हैं वो खुराना साहब, वो कोई मुसलमान नहीं है, वो कोई मुसलमान नहीं है। लेकिन ये क्योंकि हिंदू मुसलमान करना है, बिलावजा नाम दे रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि ये नल 60 साल पुराना है, 20 साल वो साधारण चला और 40 साल से नगर पंचायत के अंडर में है। नल सड़क किनारे लगा हुआ है, इसका पानी बहुत ही स्वादिष्ट था, फिर इसे क्यों काटा गया? बजरंग दल का कहना है कि नल सड़क के बीच में आ रहा था, आने जाने वालों को दिक्कतें होती थीं, इसलिए इस नल को उखाड़ना जरूरी था। पुलिस जैसे चक्की के 2 पाटों के बीच में आ गई और नल के पक्षधर और नल के विरोधियों को समझाने बुझाने में जुट गई। देखिए, निष्कर्ष अभी निकल रहा है और इस पर हम आगे इनसे बात करेंगे। कल इनसे कल दूसरा हैंडपंप लगेगा जो उसमें भी है, तो इसमें जो भी पूरी सर्वसहमति से जो भी डिसीजन निकल के आएगा वो लिया जाएगा, जो स्थानीय लोगों के द्वारा और जो मंत्रीगण हैं और विधायकगण हैं और स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं उन सबको बैठाकर जो भी परस्पर निर्णय इसमें डिसीजन निकलेगा वो हम। लेकिन नल का ये गदर तेज हुआ तो सहारनपुर में जन्मी भीम आर्मी यानी चंद्रशेखर की पार्टी भी इस विवाद में कूद पड़ी और भीम आर्मी ने भी इस नल को लगाने की मांग कर डाली। सवाल ये है कि क्या यूपी के चुनावों के मद्देनजर ये नल विवाद की जड़ बन गया और वोटरों को पानी पिलाने के लिए कांग्रेस और भीम आर्मी जुट गई? हालांकि प्रशासन ने विवाद को सुलझाने के लिए नया फॉर्मूला निकाला
और हैंडपंप को पुरानी जगह से 7 मीटर दूर लगाने का फैसला किया है। जो समय है, इस समय को जरा देखिए। जून का महीना चल रहा है, फरवरी में लगभग उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और ये जो संयोग है वो फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। इसीलिए सवाल उठता है, जैसे ऐसे माहौल आते हैं, छोटी छोटी मुद्दों पर बड़ी सियासत। अब वो नल तो हट गया वहां से, उस नल को यहाँ लगाया जाना है 7 मीटर आगे। अब जिसकी ये दुकान है वो कह रहे हैं भाई मेरे घर के आगे नल क्यों लगाएंगे, अब इसको हटाई जाए। इनका कहना है कि मेरे घर के दूसरे हिस्से पर पहले ही नल है, आप 7 मीटर आगे यहाँ नहीं लगा सकते। अब आगे क्या उपद्रव होगा, क्या बवाल होगा, वो कोई नहीं जानता। अक्सर यूपी चुनाव के इर्द गिर्द सहारनपुर राजनीति की धुरी बनता है और इस दफा नल एक गदर कथा बन रही है। आशुतोष मिश्रा के साथ अनिल भारद्वाज, सहारनपुर, आज तक। और अब बात हरियाणा के रोहतक में एक बॉक्सर के मर्डर की। 25 साल के कामेश दरअसल एक उभरते हुए एक्टर हैं, मॉडल हैं, बॉक्सर हैं। एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ देखते हुए उन्होंने दोनों के बीच बचाव करने की कोशिश की। इस बीच गुंडों ने उन्हीं की हत्या कर दी। देश के एक उभरते हुए बॉक्सर पर चाकुओं से वार क्यों किया? क्यों 25 साल के कामेश को बीच बचाव करने पर ही मार डाला? मॉडलिंग की दुनिया में छाने का सपना देखने वाले कामेश का कत्ल क्यों किया? ये चाहूंगा कि अगर जिसने मेरे लड़के का ये काम किया है उसको फांसी की सजा हो कम से कम। हरियाणा के रोहतक में एक बॉक्सर के हत्याकांड से हर कोई सदमे में है। कामेश ने बॉक्सिंग में हरियाणा का नाम रोशन किया और मॉडलिंग में भी वो अपना करियर बना रहा था। कामेश ने तो सिर्फ एक नाबालिग लड़की की मदद की थी। एक राहुल नाम के शख्स ने एक लड़की के साथ छेड़खानी की थी और शिकायत लेकर उसकी मां पुलिस चौकी गई थी। ऐसे में कामेश उसकी मदद करने के लिए आगे आया था, लेकिन एक लड़की का पक्ष लेना ही कामेश के लिए मौत का सबब बन गया। अब कामेश के पिता रो रो कर सवाल कर रहे हैं, उसके बेटे को क्यों मारा? अपने दोस्तों के पास जाता था, वहाँ उसके दोस्तों का घर है और वहाँ उसी दिन वो लड़की के साथ कुछ घटना हुई थी, तो उसके दोस्तों के पास आई वो लड़की, उसने बताया मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो वो उसी माँ वो कंप्लेंट कराने चली गई दोपहर को। तो फिर वो जिसकी कंप्लेंट कराया उस लड़का वो रंजिश बढ़ा ली उसने। तो इनको इस बात का अंदेशा नहीं था कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। तो शाम को फिर वही उन्हें रंजी पाली हुई थी, इनका वही बैठना उठना था मेरे लड़के का भी। तो इस चक्कर में उन्होंने ये कांड हो गया। सुबह के वक्त राहुल नाम के आरोपी ने लड़की के साथ छेड़खानी की थी। इसके बाद शाम को राहुल अपने दोस्तों के साथ फिर से आया और वहां उसका कामेश और उसके दोस्तों से झगड़ा हो गया। राहुल ने चाकू से कामेश की छाती और पेट पर वार किए, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। अब कामेश के पिता का कहना है कि अगर पुलिस ने वक्त पर एक्शन लिया होता तो उनका बेटा जिंदा होता। अगर पुलिस समय पर कार्रवाई कर लेती, उसको गिरफ्तार कर लेती लड़के को, तो ये शायद ये काम ना होता है। जिसने मेरे लड़के का ये काम किया है उसको फांसी की सजा हो कम से कम, सख्त कार्रवाई करे, कानूनी कार्रवाई। जिस तरह से कामेश पर हमला हुआ वो पूरा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। यहीं पर जो दो गुटों के बीच झगड़ा हुआ, इस जगह पर जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, और इसी दौरान चूंकि कामेश यहां पर मौजूद था, वो छुड़ाने के लिए आया है। उसी दौरान एक राहुल नाम का शख्स है, वो बॉक्सर पर चाकुओं से हमला कर देता। देखिए स्पॉट है यहाँ पर, अभी भी जो ब्लड के स्पॉट निशान है वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन एक झगड़े की वजह से होनहार बॉक्सर, जो स्टेट लेवल का बॉक्सर था और साथ ही साथ मॉडल था, उसकी हत्या हो गई। ये अपने आप में एक दर्दनाक वारदात है। फिलहाल जो पुलिस है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। इस मामले में
राहुल नाम का एक आरोपी है और सनी नाम का एक आरोपी है, उसे गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।